Hello everyone, welcome back to FIM Adventure. This is Twinkle Soni again comes to you. ठीक है ना, थोड़ा सा सॉल्यूशन कॉलिगेटिव हमारा बचा हुआ है, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी से अगले चैप्टर पे जाएंगे। वैसे ये सुन के बहुत ही खुशी होती है, जैसे कुछ बच्चे हैं जो हमसे अभी YouTube के थ्रू ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, और रेगुलरली हम लोगों की वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, चीज़ें पूछ भी रहे हैं हमसे, और कुछ लोग हैं जो YouTube के थ्रू हमसे पर्सनली भी जुड़ गए हैं अब। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही है, आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में जैसे अभी सेशन ऑनलाइन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है 11th स्टैंडर्ड का, क्योंकि एवरीवन नोज़ कि लॉकडाउन के कारण हम लोग फिजिकल क्लासेस ले नहीं पा रहे हैं, यानी हम लोग हमारे सेंटर पे क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, बट हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि हम और वीडियोज़ अपलोड करें, क्योंकि हमारी क्लासेस स्टार्ट होने के कारण हम लोग बहुत रेगुलर यूट्यूब वीडियोज़ नहीं बना पा रहे। तो ये जान के बहुत खुशी होती है कि फिर वो बच्चे जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं यूट्यूब वाले कि मैम आप जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करें, फास्ट वीडियोस अपलोड करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करें। यानी इससे समझ आता है कि आप लोग कितना रेगुलरली वॉच करते हो, है ना, और चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो, आपको समझ में आता है हमारा पढ़ाया हुआ। इन सब चीज़ों से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच इन सब चीज़ों के लिए। और अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो मैंने कुछ एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट आई थिंक पढ़ा दिया था, और एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के मैंने आपको फॉर्मूला भी डिराइव करवा दिया था, विच वाज डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोलैरिटी। आई फैक्टर वॉज वेंट ऑफ फैक्टर, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, ठीक है। के बी का कैलकुलेशन भी बता दिया था, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिक्स से, हम लोग उसको डिराइव करते हैं। डेरिवेशन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी। फॉर्मूला बताया था वो आर टी बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करके वो फॉर्मूला था। सो उस फॉर्मूले को यूज़ करके, उन सारे फॉर्मूलेज को यूज़ करके डेल्टा टी बी वाले कुछ क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे, और साथ ही में अगला वाला हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाली चीज भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले इसका कलर ले लेते हैं दूसरा। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आई होप। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखती हूँ, उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ साइड में कॉर्नर पे यहाँ पर फॉर्मूले लिख देती हूँ कि इससे एसोसिएटेड कौन कौन से फॉर्मूले थे जो हमने डिराइव किए थे या जो हमको यूज़ करना है। सो डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोलैलिटी वॉज द वन, ठीक है। एंड के बी इक्वल टू, के बी का एक फॉर्मूला था विच वॉज आर टी बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। ये एक चीज़ थी, और एक फॉर्मूला था लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमको ग्राम्स के अंदर मिलता है, जूल पर ग्राम या कैलोरी पर ग्राम, पर अगर हमको वो मोल में मिल जाए, यानी अगर हमको गिवन हो जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल में, तो वो लैटेंट हीट नहीं होता, वो मोलर हीट होता है, जिसको हम मोलर एंथैल्पी भी कहते हैं। तो बेसिकली लैटेंट हीट को मैंने रिप्लेस किया था मोलर एंथैल्पी से भी, मैं यहाँ पे फिर अभी रिप्लेस कर देती हूँ उसको, देखो। सो के बी इक्वल टू आर इंटू टी बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी ए पी मल्टीप्लाइड बाई जी एम एम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें, इस तरह से फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे आज यूज़ करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी कराऊंगी उसके अंदर, ठीक है। सो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, डिग्री सेल्सियस में आपको कैलकुलेट करना है, ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का, मेड बाय, जिसको मैंने बनाया है मिक्सिंग या डिसॉल्विंग, मेड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया मिला रही हूँ मैं, इन 200 ग्राम
ऑफ वाटर, ठीक है। सो यहाँ पे इसको फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी पॉज करें वीडियो को और करें क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। मैं यहाँ पे इसका सल्यूशन बता देती हूँ क्योंकि बेटा मैं रुक नहीं पाऊँगी, क्योंकि वैसे ही वीडियोस की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है और कंटेंट बहुत सारा होता है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे इसका सल्यूशन आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से इसको हम करेंगे। सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं हम वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमको दिया हुआ है 6 ग्राम यूरिया, यूरिया हमारा सॉल्यूट है, तो मास ऑफ यूरिया हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6 ग्राम्स। हम आराम से इससे मोल ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना, मोल निकाल सकते हैं यूरिया का, विच इज़ इट्स मास अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। सब लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया होता है 60, सो मास इज 6, मॉलिक्यूलर वेट इज 60, 1/10। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है सॉल्यूशन कॉलिगेटिव के लेक्चर्स में, अभी भी कह रही हूँ कि कुछ सॉल्यूट्स हैं, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, NaCl, इनके ऊपर बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो इनके GMMs को फिंगर टिप्स पे याद रखो, ये बहुत टाइम सेव करेंगे आपका, आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो मोल मिल गया। अब मेरे को 200 ग्राम ऑफ पानी भी दिया हुआ है, यानी मेरे को सॉल्वेंट का मास भी दिया हुआ है। So I can calculate the molality, ठीक है ना, which is mole upon mole of urea upon mass of solvent, but this should be in kg. So just put the formula, put the values in the formula, और मेरे को मिल जाएगी मोलालिटी। मोलालिटी को मैं छोटे m से रिप्रेजेंट करती हूँ। मोल मैंने रख दिया 1/10 डिवाइडेड बाय 200 अपॉन 1000, क्योंकि मेरे को ये चाहिए किसमें, किलोग्राम्स में चाहिए, ठीक है ना। सो ये 1 जा, ये 5 जा चला जाएगा, 1/10, यानी ये आ जाएगा कुल मिला के 5/10, यानी कि आ जाएगा आपका 1/2, आ गया आपका मोलालिटी। आ गया होगा शायद सभी का। अब मोलालिटी मिल गया, पर मुझे तो बॉइलिंग पॉइंट चाहिए था सोल्यूशन का, है ना, मुझे तो बॉइलिंग पॉइंट चाहिए था सोल्यूशन का। सो मैं क्या करूँगी, सीधा मैं सीधे डेल्टा TB वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। डेल्टा TB इक्वल टू, अच्छा, I इंटू KB। अब यहाँ पे आपको पानी का KB दिया होता है, और अगर पानी का KB नहीं भी दिया हो तो आप मेरे हिसाब से तो याद कर लें, क्वेश्चन में गिवन था एक्चुअली KB 0.52, ठीक है ना। आपको पानी का KB और KF जैसे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट आ रहा है ना, KB इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, वैसे ही एक फ्रीजिंग पॉइंट में भी कांस्टेंट आएगा। तो पानी का KB का वैल्यू 0.52 होता है, और वैसे ही वहाँ KF का 1.86 होता है। जब KF वाली चीज़ पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी फिर से, है ना। सो KB का वैल्यू आप याद कर लें पानी के लिए, तो वो बेटर होगा। I इंटू KB विच इज 0.52 इंटू मोलालिटी विच इज़ 1/2। यूरिया के लिए आई फैक्टर, वेंडो फैक्टर क्या होता है, तो भाई यूरिया जो है इट इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, टूटता नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाया है इस पे मैंने, ज़रूर देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ किया है उसको, ठीक है। सो यूरिया के लिए आई फैक्टर 1 हो जाएगा। सीधे इसको काट दूंगी तो ये बहुत ही प्यार से 0.26 से चला जाएगा। सो डेल्टा TB कम्स आउट टू बी 0.26। पर मेरे को डेल्टा TB नहीं निकालना था, मेरे को निकालना था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो ठीक है भाई, डेल्टा TB क्या होता है हमारा, डेल्टा TB होता है हमारा TBS माइनस TB not equal to 0.26. So everyone knows the value of TBS यहाँ पे रह जाएगा, TB नॉट होता है 100, जो कि उधर जाके प्लस 100 हो जाएगा। सो TBS जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 100.26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस क्यों आया, क्योंकि मैंने ये टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस रखा था, ठीक है। मैं चाहती तो केल्विन में भी रख सकती थी 373, तो वो केल्विन में आ जाता। देखो डिग्री में लो या केल्विन में लो, जो डिफरेंस आएगा वो सेम ही आएगा, ठीक है ना। डिग्री और केल्विन के टेम्परेचर का जो डिफरेंस आएगा इट विल रिमेन द सेम। तो यहाँ में डेल्टा मतलब TBS माइनस TB नॉट केल्विन में, अगर यहाँ पे TB नॉट जो है वो केल्विन में रखूंगी तो TBS केल्विन में आएगा, डिग्री में रखूंगी तो TBS डिग्री में आएगा। मुझे डिग्री में पूछा था इसलिए मैंने डिग्री में रखा। आई होप आप सभी का आंसर ऐसा ही कुछ आया होगा, ठीक है। अब एक और बड़े अच्छे क्वेश्चन पे मैं मूव ऑन करूँगी, है ना। देखो थोड़ा आसान चीज़ है ये, आसान सा कॉन्सेप्ट है, इस पे ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होते हैं। सिंपल फार्मूला अप्लाई करो, और फार्मूला अप्लाई करके
फॉर्मूला अप्लाई करके बहुत ही आसानी से इसमें आंसर निकाले जा सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर स्पेशलिटी बच्चों यही है कि ये बहुत ही स्कोरिंग सा चैप्टर है। इसके अंदर बस आप सीधे सीधे फॉर्मूले मेमोराइज कर लेंगे, अगर कुछ चीज़ें याद रख लेंगे, आई फैक्टर के बारे में चीज़ें याद रख लेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी से इस चैप्टर के अंदर आने वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन है मेरे पास। ये भी बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है, ज़रूर देखें। सल्फर सॉल्यूशन, एक सल्फर का सॉल्यूशन है, ठीक है, कंटेनिंग, जिसके अंदर है 3.6 ग्राम ऑफ सल्फर, SN बोला है उन्होंने। ठीक है, SN मतलब सल्फर जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, बता दूं, सल्फर कभी अकेला नहीं, S के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा पॉलीमेरिक फॉर्म में। पॉलीमेरिक मतलब क्या, तो वो हमेशा 2 S जुड़े हुए मिलेंगे, S2, S4, S6, S8। मोस्टली जो उसका फॉर्म पाया जाता है दुनिया में, इट इज़ S8। और तो मतलब वो रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, पता होगा आप लोगों को भी। तो यहाँ पर SN के फॉर्म में दिया है, मुझे नहीं पता वो 2 सल्फर है, 3 सल्फर है, 10 सल्फर है, आई डोंट नो। ठीक है, मुझे एक्चुअली वो N ही निकालना है। मैंने अभी क्वेश्चन पूरा नहीं किया है, मैं क्वेश्चन पहले पूरा कर देती हूँ। कंटेनिंग द सल्फर SN इन 100 ग्राम ऑफ CS2, कार्बन डाइसल्फाइड नाम है इसका, और इट इज़ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सल्फर क्योंकि नॉन पोलर है तो वो CS2 में घुल जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला है आगे, बॉइल्स एट, बॉयल होगा वो एट 319.45 केल्विन। ओके, यानी जो सोल्यूशन है हमारा वो बॉयल होगा 319.45 केल्विन पे। और आगे दिया है एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर CS2, प्योर कार्बन डाइसल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट इज 319.09 केल्विन। 319.09 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है देन फाइंड आउट, तो आप फाइंड करो N मतलब क्या, एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, यानी कितने एटम्स है सल्फर के अंदर। ठीक है, अब आपको Kb दिया हुआ है। अब क्योंकि Kb सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो CS2 के साथ सॉल्वेंट बदल गया तो Kb बदल जाएगा। इट इज़ गिवन एज 2.56। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं फिर से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सॉल्यूशन है जिसमें कि सल्फ़र को सॉल्यूट की तरह यूज़ किया है, उसको मैंने कार्बन डाइसल्फाइड नाम के सॉल्वेंट में घोला है। ठीक है, और एक सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कुछ तो भी दिया हुआ है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कुछ तो भी दिया हुआ है, और मुझे मास भी दिया हुआ है दोनों का, उससे मुझे मोलैलिटी मिल जाएगी। देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एसोसिएशन का केस है, तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला कि आई फैक्टर आप लो ही नहीं, आई फैक्टर को 1 ले लो। ठीक है, अगर आप आई फैक्टर को 1 ले लेते हो तो सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट वहाँ पे मॉडिफाई हो गया। देखो एक सल्फर नहीं है वहाँ पे, एक सल्फर नहीं है, N सल्फर है। एक सल्फर का वेट होता है 32, तो N सल्फर का होगा 32 टाइम्स N, वो कर सकते हो। ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि जनरली आई फैक्टर लेने में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, या आप एसोसिएशन का केस भी ले सकते हो। देखो हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे इसको। यहाँ पे पहले तो हम गिवन देख लें क्या क्या है और मोलैलिटी फाइंड आउट कर लें। गिवन है मेरे पास TBS मुझे कितना दिया है भाई, TBS मुझे ये दिया है, इट इज़ 319.45 केल्विन। ठीक है, दूसरा मुझे दिया हुआ है TB नॉट विच इज़ 319.09 केल्विन। इन दोनों को माइनस करूँगी, इजीली आई विल गेट डेल्टा TB विच इज़ TBS माइनस TB नॉट, और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ। सो डेल्टा TB मेरे पास बहुत ही आसानी से आ जाएगा, TBS माइनस TB नॉट विच इज़ 319.45 माइनस 319.09, मेरे ख्याल से 36
0.36 आना चाहिए ये, ठीक है, डेल्टा टी बी। सो डेल्टा टी बी मुझे मिल गया यहाँ पे, और मेरे को मोलैलिटी भी निकाली जा सकती है, मोलैलिटी निकाल लेते हैं भाई। मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है मेरे पास मोल्स, पर मोलैलिटी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा मोल, तो मैं सबसे पहले निकाल लेती हूँ मोल ऑफ सल्फर। तो मोल ऑफ SN क्या आ जाएगा? तो उसके लिए आ जाएगा मास। मास कितना दिया है बेटा? 3.6 डिवाइडेड बाय GMM। GMM यानी कैसे लूँगी मैं, एक सल्फर का GMM कितना होता है? 32 होता है ना, 32 होता है, हाँ 32 होता है। तो N सल्फर है मेरे पास, तो GMM क्या आ जाएगा? 32N, ठीक है ना। तो ये हो गया मोल। देयरफॉर मोलैलिटी क्या हो जाएगी बेटा? मोल अपॉन मास ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। देयरफॉर मोलैलिटी आ जाएगी 3.6 डिवाइडेड बाय 32N इनटू मास ऑफ CH2 कितना दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है? देखो 100 ग्राम दिया है। 100 ग्राम यानी 0.1 kg होता है, kg में लेना होता है ना। सो इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो ये आएगा 36 डिवाइडेड बाय 32N। 2 से काटोगे तो ये जाएगा शायद 18 से, ये जाएगा 16 से, फिर ये जाएगा 9 से, ये जाएगा 8 से। तो ये मोलैलिटी आएगी तुम्हारी 9/8N। सही है। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, सब तो है आपके पास। देयरफॉर फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। अच्छा मैं यहाँ पे आई फैक्टर नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी आई फैक्टर? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एसोसिएटेड लगा लिया ना मॉलिक्यूल को, मैंने ऑलरेडी n टाइम्स ले लिया उसका GMM, तो इसीलिए अलग से आई फैक्टर लेने की ज़रूरत अब मुझे नहीं पड़ रही है। सो डेल्टा टी बी का अगर वैल्यू देखूँ तो इट इज़ 0.36 इक्वल टू के बी इज 2.56 आई थिंक, यस। और मोलैलिटी कम्स आउट टू बी 9 डिवाइडेड बाई 8N। बस इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 256 मेरे ख्याल से शायद 16 का स्क्वायर है, तो इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। करेंगे ज़रा इसको कैलकुलेट। तो मेरे पास आ जाएगा n, इसको मैं इधर ले जाती हूँ फिर से, है ना, और इधर कैलकुलेट करती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा n इक्वल टू 2.56 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू 8, ठीक है ना। तो 8 से 256 चला जाएगा और 9 से 36 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 256 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 8। तो 8 से चला जाएगा 8 1 जा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और ये 32 आ जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 आ जाएगा। सीधा सीधा n जो आ गया मेरे पास पूरा पूरा एग्जैक्ट 8 आ गया। यानी मेरे पास जो सोल्यूट था मेरे पास S8, ठीक है। एटॉमिसिटी मेरे को पूछी थी, एटॉमिसिटी। तो बेसिकली जो मेरी एटॉमिसिटी थी किसकी, सल्फर की, वो थी 8। समझ में आया होगा शायद तुम्हें। देख लो ज़रा एक बार अच्छे से क्या किया है। सिंपल, मोल निकाला, मोलैलिटी निकाल के फॉर्मूला लगा दिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। सो और एक लास्ट क्वेश्चन कराना चाहूँगी इस टॉपिक पे। आई एम वेरी श्योर कि ये जो क्वेश्चन आप कराऊंगी ना, ये आपको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर ही मिलेगा, लल्लू बुक्स में नहीं मिलेगा, और बहुत ही टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, और एक्चुअली प्रीवियस ईयर जेई एडवांस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर मैं ईयर नहीं बताऊंगी, ऑब्वियसली इतना याद नहीं रहता, बट बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है वो, और आया हुआ क्वेश्चन है। आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो ध्यान दें, एक बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगी, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे, फिर बढ़ेंगे आगे अपने एलिवेशन नहीं सॉरी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पे, ठीक है ना। सो लिखती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, ध्यान देंगे। yes 1 liter of aqueous solution, 1 लीटर aqueous solution है। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है कि इसका ही बहुत मोटा हो गया है। aqueous solution of urea having
डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है 1.060 ग्राम पर ml is found to have delta TB equal to 0.5 degree Celsius. Okay, full stop. Now if the temperature of this solution is increased to 101.5 degree Celsius, then calculate the amount of water have gone in vapor state. कितना अमाउंट ऑफ वाटर चला गया होगा वेपर स्टेट में. अगेन KB इज गिवन एज 0.5 हियर. ठीक है, बहुत ध्यान देंगे. 1 लीटर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया. सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 1 लीटर. ठीक है, सॉल्यूट कौन है? यूरिया. डेंसिटी दिया है कुछ इतना, तो मुझे सोल्यूशन का डेंसिटी भी दिया है, मुझे सोल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया है. मुझे क्या मिलेगा? डेंसिटी और वॉल्यूम से क्या मिलता है? हमें मास मिलता है. सो मुझे मिल जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन. तो यार सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ. मैं पहले इसको यहाँ सरका देती हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें क्वेश्चन अलग से दिख जाए और मैं यहाँ पे उसको सॉल्व करती हूँ. सबसे पहले मुझे यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है, डेंसिटी दिख रहा है, तो मेरे को मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. इस रिलेशन से मुझे मिलेगा मास ऑफ सोल्यूशन विच इज़ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी इज़ 1.060 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इज़ 1000 ml. क्योंकि मेरे को डेंसिटी ml में दी है तो मेरे को वॉल्यूम ml में लेना पड़ेगा. सो मास ऑफ सोल्यूशन विल कम आउट टू बी 1060 ग्राम. बड़े ही काम की चीज़ है ये. अभी मैं इसको डब्बे में बंद करके रखती हूँ. ठीक है, आगे बात करते हैं. इज फाउंड टू हैव डेल्टा TB. ओके भाई साहब, डेल्टा TB दिया है, तो डेल्टा TB भी दिया है और KB भी दिया है, और मेरे को यूरिया दिया है, I फैक्टर 1 है. देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन अगर मैं लगा दूं तो डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी आ जाएगा. डेल्टा TB कम्स आउट टू बी 0.5, I फैक्टर कम्स आउट टू बी 1, KB कम्स आउट टू बी 0.5, मोलैलिटी आ जाएगा. देयरफॉर सोल्यूशन की मोलैलिटी 1 आ जाएगी. सोल्यूशन की मोलैलिटी 1 आ जाएगी से मेरा मतलब क्या है? देखो, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाओ ज़रा. मोलैलिटी क्या होता है? मोल ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ पानी इन kg. ये अगर 1 आ गई बेटा, इसका मतलब ये दोनों सेम है, यानी मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट है kg के अंदर. यही मेरा मतलब हुआ. सही है. और मास ऑफ सॉल्यूशन 1060 ग्राम है. 1060 ग्राम. तो इस 1060 ग्राम में मास ऑफ सॉल्यूशन में, इस 1060 ग्राम के मास ऑफ सॉल्यूशन में मेरे पास मास ऑफ यूरिया भी है बच्चों, और मास ऑफ पानी भी है. और इस 1060 को मुझे कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू मास ऑफ पानी आ जाए, वो दोनों कट जाएं और मोलैलिटी 1 आ जाए. तो मुझे बताओ 1060 कैसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? मेरे हिसाब से तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कि इसका 60 ग्राम आ जाए और इसका 1000 ग्राम आ जाए. अगर ऐसा हो गया, अगर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम हो गया,
ठीक है, तब जा करके वो हो जाएगा 1 मोल, क्योंकि 60/60 मोल ऑफ यूरिया एक आ जाएगा ना बेटा। और अगर मास ऑफ पानी 1000 ग्राम आ गया, हाँ, अगर मास ऑफ पानी 1000 ग्राम आ गया तो भाई मास ऑफ पानी आ जाएगा 1000 ग्राम, यानी ही 1 किलो। तब जाकर के दोनों देखो एक एक हो गए, तो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी मेरी, 1 आ जाएगी। मोलैलिटी मेरी 1 आ जाएगी, और मोलैलिटी 1 आ जाएगी तो वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, यानी ही मेरा मोल ऑफ यूरिया 1 आ गया और मोल ऑफ पानी 1 आ गया, सॉरी मास ऑफ पानी 1 kg आ गया। अब ये जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है, मैंने उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया कुछ 101.5 डिग्री तक। मैंने उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया, पर वहां कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया है कि वो 101.5 उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ऐसा कहीं नहीं बताया है। अगर बॉइलिंग पॉइंट होता तो मेरे पास जितना भी पानी अवेलेबल था, यानी 1 किलो पानी पूरा का पूरा वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता, पर वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, ऐसा मुझे बताया नहीं है कि वो बॉइलिंग पॉइंट है या नहीं। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि भाई कितना पानी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, या पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। तो ये देखने के लिए मैं क्या करूंगी, ये देखने के लिए मुझे फिर से लगाना पड़ेगा डेल्टा टीबी का फॉर्मूला। देखो किस तरीके से मेरे को लेके हमने सोल्यूशन को लेके गए हैं एक 101 पॉइंट समथिंग डिग्री पे, 101 पॉइंट कुछ 5 है, ठीक है ना, उस डिग्री पे ले गए हैं। तो 101.5 पे ले गए तो हमारा जो डेल्टा टीबी हो गया, डेल्टा टीबी न्यू जो हो गया, डेल्टा टीबी न्यू हो गया मेरा TBS माइनस टीबी नॉट। टीबी नॉट तो 100 ही रहेगा, 101.5 माइनस 100 विल कम आउट टू बी 1.5। सो डेल्टा टीबी जो नया वाला है वो आ चुका है दोस्तों 1.5। इस पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना रहेगा सोल्यूशन में वो देखते हैं जरा, ठीक है ना। अगर मैं ये वाला डेल्टा टीबी इक्वल टू आई फैक्टर तो 1 हो जाएगा, केबी 0.5। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है मोल ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कौन सा मास होता है भाई, अब ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ये कौन सा मास होता है, ये कौन सा मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये कौन सा मास ऑफ पानी है। तो बेटा मोलैलिटी किसकी निकाल रहे हो, सोल्यूशन की। तो उसमें जो मास ऑफ सॉल्वेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा सोल्यूशन का मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये वो मास ऑफ सॉल्वेंट है जो कि अभी भी लिक्विड स्टेट में बैठा हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये कितना आता है, क्योंकि टोटल मेरे पास जो पानी था वो कितना था, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। तो ये वाला डेल्टा टी भी यहाँ रख के देखूंगी कि कितना पानी लिक्विड स्टेट में बचा है। तो वो हो जाएगा 1.5 इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ यूरिया, तो एक ही आ गया था डिवाइडेड बाय मास ऑफ पानी। सो 1 जा और ये 3 जा। सो मास ऑफ पानी जो बचा है दैट इज 1/3 kg, ठीक है ना। और ये कौन सा है बेटा, ये है इन लिक्विड स्टेट वाला, ये वो है जो कि सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि मोलैलिटी वेपर की नहीं निकलती ना मेरे बच्चों, मोलैलिटी किसकी निकलती है, मोलैलिटी सोल्यूशन की निकलती है। तो उसके अंदर जो पानी होगा वो भी वो होगा जो एक्चुअली सोल्यूशन फेज में या लिक्विड फेज में होगा। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, मुझे क्वेश्चन में पूछा था, देखो जरा क्वेश्चन में क्या पूछा था, वापस जाएं हम क्वेश्चन की तरफ। सो द अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैव गॉन इन वेपर स्टेट, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर में चला गया है, ठीक है। तो मुझे बताओ लिक्विड में कितना बचा है, तो लिक्विड में 1/3 बचा है। तो मास ऑफ पानी इन वेपर स्टेट क्या हो जाएगा, टोटल कितना लिया था 1 किलो, लिक्विड में कितना बचा 1/3, तो टोटल कितना गया होगा 2/3 kg चला गया होगा वेपर में। अरे समझ में आया क्या, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, वेरी वेरी टिपिकल क्वेश्चन। So I hope things are very much clear to you. अब मैं ज़रा आगे बढ़ जाती हूँ अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ मैं बढ़ती हूँ, जिससे कि फिर अगले और तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊँगी। इसी तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर भी करेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट में। सो हम फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसको कर देते हैं हाइड, ठीक है।
हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से। सो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन बताने से पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है या फ्रीजिंग प्रोसेस क्या होती है ये बताऊंगी। जैसे बॉइलिंग पॉइंट बताने से पहले बॉइलिंग प्रोसेस बताई थी, ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पर फ्रीजिंग प्रोसेस बताऊंगी। तो बेटा इसको हम रिलेट करेंगे बॉइलिंग प्रोसेस से। देखो 3 स्टेट्स होती हैं, 3 बेसिक फिजिकल फंडामेंटल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बॉइलिंग कौन सा प्रोसेस होता है? बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर लिक्विड इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है किसके साथ? वेपर के साथ, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग की, सो बॉइलिंग, उबलना किसी भी चीज़ का एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर लिक्विड इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है वेपर के साथ। तो अगर मैं वही बात करूँ कि फ्रीजिंग कैसा प्रोसेस है, तो भाई फ्रीजिंग में सॉलिड इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है लिक्विड के साथ। सो दिस इज द बेसिक क्या कहते हैं उसको, फिनोमेना ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है ना। यहाँ पर सॉलिड जो है उसका वेपर प्रेशर जो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, नेग्लेजिबल, ठीक है ना, वो मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम किसके साथ? लिक्विड के वेपर प्रेशर के साथ। तो बेसिकली जब लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के जितना हो जाए, तो मैं कहूँगी कि फ्रीजिंग की जो प्रोसेस है वो हो रही है, ठीक है। वेपर प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा, उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग की प्रोसेस। और सिंपल जिस टेम्परेचर पे ये होगा उस टेम्परेचर को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे ये होगा उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे फ्रीजिंग की प्रोसेस डिफाइन कर दूँ, फ्रीजिंग क्या है। सो इट इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट जो है वो सॉलिड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम कहेंगे कि फ्रीजिंग की प्रोसेस हो रही है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा किससे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड से, ठीक है। एंड द टेम्परेचर एट विच दिस प्रोसेस, और वो टेम्परेचर जिस पे ये प्रोसेस होती है, टेक्स प्लेस, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को कहा जाता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी के केस में लिक्विड पानी इक्विलिब्रियम में आता है सॉलिड पानी यानी कि आइस के साथ, तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये चीज़ होती है। अब अगर मैं किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दूँ, ठीक है, मैं किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले पानी को जमाने रखा था फ्रीज़र में। जब मैंने पानी को जमाने रखा फ्रीज़र में, यानी जब मैंने बर्फ़ बनाने के लिए रखा, तो फ्रीज़र का टेम्परेचर मैंने कुछ 0 डिग्री -1 डिग्री के आसपास सेट किया, ठीक है। और मैंने उसको वहाँ पे जमाने रख दिया। मैंने देखा कुछ देर में वो पानी जो है वो जम चुका है, बर्फ़ बन चुकी है, ठीक है। बट यार अब गर्मी का सीज़न है, सादा बर्फ़ खाने में मज़ा नहीं आ रही है, तो एक काम करो, कुल्फ़ी बना लो, ठीक है। कुल्फ़ी बना लो या आइस कैंडी बना लो। कैसे बनाओगे? रसना बना लो। रसना बनाना है तो क्या करोगे भाई? नींबू पानी बनाओगे या वॉटेवर, रूह अफ़ज़ा डालोगे या जो भी तुमको पसंद है रसना, उसमें डाल लो, है ना, शक्कर डाल लो और फिर उसको जमाने रखो। तो एक सीधा सा आप लोगों ने भी अपने घर पे डे टू डे लाइफ में ये एग्जाम्पल देखा होगा कि जब भी हम कुल्फ़ी जमाने रखते हैं या आइस कैंडी जमाने रखते हैं तो फ्रीज़र के टेम्परेचर को लोअर कर देती है हमारी मम्मी, या हम फ्रीज़र के टेम्परेचर को लोअर कर देते हैं। नॉर्मल फ्रीज़र का टेम्परेचर जिस पे बर्फ़ जमती है उस पर कुल्फ़ी नहीं बनेगी,
ठीक है, आपको और ठंडा करना पड़ेगा उसको, और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको, तभी वो कुल्फी जो है वहाँ पे बनेगी। ठीक है ना। आप बोलोगी क्या मैम कुल्फी बनाने की रेसिपी बता रहे हो? अरे भाई यही पढ़ना है एक्चुअली हमें। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि जब भी हम किसी सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो हमें जिस तरह बॉईल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत थी, अब फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर और लोअर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की अपनी बॉन्डिंग होगी, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का अपना मोशन होगा, और जब हम फ्रीज कर रहे हैं इसका मतलब हम उसके मोशन को कम कर रहे हैं, हम उसके मोशन को लोअर टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, तभी तो वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आएगा। क्योंकि सबको पता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए मुझे टेम्परेचर को और नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो अगर आपका सादा पानी 0 डिग्री पे या 1 डिग्री पे जम रहा है तो रसना आपका -4 या -5 वॉट उससे कम पे जमेगा। ठीक है, सो कुल्फी जो है वो कम टेम्परेचर पे बनेगी और आइस जो है वो 0 के आसपास बन जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसी को मैं अंग्रेजी में यहाँ पे लिख देती हूँ, when a non-volatile solute is added, then the freezing point of solution lowers down कम हो जाता है वो as compared टू सॉल्वेंट, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि TF0 बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बोलूँ इसको, TFS को मैं बोलूँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं ऐसा देख सकती हूँ कि TFS कम रहेगा TF0 से। ठीक है, पहले बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा हुआ करता था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। अभी फ्रीजिंग पॉइंट के केस में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कम है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है ना, नीचे कम पे जमेगा वो। इसी को लेकर एक बढ़िया अच्छा ग्राफ से भी मतलब इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बढ़िया ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ड्रॉ करूंगी बढ़िया ग्राफ, ये वाली एक्सिस को लेके ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। यहाँ ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। इस ग्राफ के अंदर हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्लॉट करते हैं, तो हम यहाँ पर वेपर प्रेशर या प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ये बनाते हैं। ठीक है, दिस इज प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ हम यहाँ पे बना रहे हैं। टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं सॉलिड के लिए ग्राफ बनाऊं या लिक्विड के लिए ग्राफ बनाऊं या गैस के लिए ग्राफ बनाऊं, तो यहाँ पर जो लिक्विड का ग्राफ होता है, जो लिक्विड के लिए पीटी कर्व यहाँ पे बनाया जाता है, वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, कुछ ऐसा कर्व वो बनता है। ठीक है ना। और वैसे ही अगर मैं सॉल्वेंट के लिए बनाऊं तो सॉल्वेंट के लिए कुछ ऐसा बनता है। सॉल्यूशन के लिए ये कर्व और थोड़ा अंदर हो जाता है, यानी सॉल्यूशन के लिए थोड़ा ये अंदर चला जाता है। अब अब मैं अगर बात करूं कि भाई यहाँ पर प्रेशर, मैं इसको 1 atm रख देती हूँ। यहाँ पे ये जो प्रेशर की वैल्यू है मैं इसको बोल देती हूँ 1 atm है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये मैंने प्योर सॉल्वेंट के लिए बनाया है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये मैंने किसी भी सॉल्यूशन के लिए बनाया है। ठीक है ना, क्योंकि हम सबको पता है कि सॉल्यूशन का कंपैरेटिव वेपर प्रेशर जो होता है वो कम होता है, पीएस जो होता है वो कम होता है किसके कंपैरिजन में, पी नॉट के कंपैरिजन में। तो सॉल्वेंट का लाइन जो रिप्रेजेंट करेगा वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करेगा, जबकि सॉल्यूशन का जो है वो पीएस यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। एंड पीएस एट एनी मोमेंट कम होगा एज कम्पेयर टू पी नॉट, तो इसीलिए पीएस का जो लाइन है वो थोड़ा पी नॉट के नीचे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रही थी वो ये था
कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इस पे हम कंसंट्रेट करें। इस पॉइंट पे दोनों के वेपर प्रेशर देखो 180 m के जैसा हो चुका है। यहाँ पे पी नॉट भी हो चुका है 180 m, यहाँ पे पी एस हो चुका है तुम्हारा 180 m। और याद करो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या था, तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ही वो होता है कि जब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर पे अरे 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 हाँ, उस टेम्परेचर पे मैं कहूँगी कि वो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो बॉईल हो चुका है। वैसे ही इसको अगर मैं यहाँ प्लॉट करूँ तो यहाँ पे मेरी एक्सिस थोड़ी छोटी हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा इलोंगेट कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर मेरा आया है, इस टेम्परेचर पे मेरा सोल्यूशन बॉईल हुआ होगा। बॉईल हुआ क्यों, बॉईल क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ना प्रेशर किसके बराबर हो चुका है, 180 m के बराबर हो चुका है। तो ये टेम्परेचर एक्चुअली क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका, सोल्यूशन का, सो ये होगा TBS, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सॉल्यूट बॉईल हुआ है, तो ये वाला टेम्परेचर बेसिकली क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, यानी TB नॉट। देख पा रहे हो आप लोग, ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है एक्चुअली यही तो हमारा डेल्टा TB है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन देखो जरा, एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। सो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि TBS जो आया है ग्रेटर आया है किससे, TB नॉट से। और वहीं ठीक है, अगर मैं सॉलिड के लिए बात करूँ, वहीं पे अगर मैं सॉलिड के लिए बात करूँ तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मिनिमम हो चुका है, और यहाँ कहीं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिनिमम हो चुका है, ठीक है। तो जब वेपर प्रेशर मिनिमम होता है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर मिनिमम होता है, यानी ही वो में कन्वर्ट हो चुका है, वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यहाँ पर वो सॉल्वेंट जो है वो क्या हो चुका होगा, फ्रीज हो चुका होगा। सो ये जो टेम्परेचर है दिस इज बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इसको TF नॉट कहते हैं। जबकि यहाँ पर कौन फ्रीज हो चुका होगा, सोल्यूशन, तो इसको क्या कहूँगी, TFS कह सकती हूँ। सो यहाँ साइड आप देखोगे कि टेम्परेचर तो कम हो रहा है ना, और यहाँ साइड टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी ही एक्चुअली TF नॉट देखो बड़ा दिख रहा है मुझे किससे, TFS से। जबकि TB के केस में कौन बड़ा होता है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होता है, और फ्रीजिंग के केस में किसका बड़ा होता है, सॉल्वेंट का। सही है। सो जिस तरीके से हमारा डेल्टा TB इक्वल टू TBS माइनस TB नॉट होता है, उसी तरीके से मेरा डेल्टा TF क्या हो जाएगा, TF नॉट माइनस TFS हो जाएगा। अब की बार नॉट माइनस S होगा, क्योंकि नॉट बड़ा होता है और S छोटा होता है। और जैसे मेरा डेल्टा TB मोलालिटी से प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लास्ट वीडियो देखोगे तो पता लगेगा, जैसे डेल्टा TB मोलालिटी से प्रोपोर्शनल है, उसी तरीके से डेल्टा TB इज मोलालिटी इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। सिमिलरली मैं ऐसा कह सकती हूँ, सेम वही चीज़ें हैं कि डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी भी होगा। और उसी तरीके से आई कैन से दैट डेल्टा TF इज I इंटू KF इंटू मोलालिटी। जैसे डेल्टा TB I के भी मोलालिटी होता है, वैसे ही डेल्टा TF I के भी मोलालिटी होगा। शायद समझ में आ रहा होगा। फिर वैसे ही बात करेंगे, डेल्टा TF क्या कहलाएगा, आपकी बार तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है ना, सो इसका नाम होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। KF जैसे वहाँ पे KB होता था एलिवेशन कांस्टेंट, वैसे ही यहाँ पे KF होगा डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। सो KF इज आल्सो कॉल्ड एज डिप्रेशन कांस्टेंट, और एक और नाम उसको हमने दिया था इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट को बॉइलिंग प्रोसेस को इब्यूलोस्कोपी भी कहते हैं। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट को क्रायोस्कोपी कहते हैं, याद रखना ये क्रायोस्कोपी बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है। कभी कभी जो फ्रीजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके यूजेस पूछ लिए जाते हैं पेपर्स में, तो क्रायोस्कोपी बहुत बार यूज किया जाता है वर्ड। सो KF इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। मोलालिटी तो यार सबको पता है मोलालिटी क्या चीज़ है। सो दिस इज डेल्टा TF इक्वल टू IKF मोलालिटी। अब वहाँ पे KB कैलकुलेट किया था, तो यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे, KF कैलकुलेट करेंगे। जिस तरीके से वहाँ पे KB कैलकुलेट किया था वैसे ही यहाँ पर KF कैलकुलेट करेंगे। सो इसको मैं यहाँ ले आती हूँ,
देयरफॉर के एफ क्या हो जाएगा, के बी वहां पे क्या था, आर टी बी नॉट का स्क्वायर था, तो यहाँ पे के एफ क्या हो जाएगा, आर टी एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000। अब वहाँ पे बॉइलिंग प्रोसेस था इसीलिए वेपराइजेशन का लैटिन ठीक था, यहाँ पे फ्रीजिंग प्रोसेस है इसीलिए फ्यूजन आएगा। सो आर डेल क्या था, के एफ इक्वल टू आर टी एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल फ्यूजन आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो के एफ इस तरीके से आ जाएगा। अब फिर वही बात हो गई कि भाई साहब यूनिट जो आएगी, यूनिट ऑफ एल फ्यूजन, ठीक है ना, तो एल फ्यूजन की यूनिट आना चाहिए जूल पर ग्राम या फिर कैलोरी पर ग्राम। पर ग्राम के लिए दिया होगा, अगर पर वेट दिया होगा है तो वो एल फ्यूजन होगा, और अगर पर मोल दिया है तो वो मोलर एंथैल्पी होगा, ठीक है। ऑल्सो डेल्टा एच फ्यूजन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एल फ्यूजन अपॉन जीएमएम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सो इसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, कुछ गड़बड़ है, अरे यार गलत लिख दिया ना, ये एच फ्यूजन यहाँ थोड़ी आएगा, एल फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन जीएमएम ऐसा आएगा वो, तो ये एल फ्यूजन को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। एल फ्यूजन को यहाँ पे पुट कर दो। सो के एफ क्या आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा आर टी एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन जीएमएम, तो वो चला जाएगा ऊपर, सो इट विल बी जीएमएम ऑफ सॉल्वेंट, सही है। सो इस तरह के रिलेशंस हम यूज़ कर सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब इसके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे 2 क्वेश्चन लूँगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो कुछ 40-50 मिनट्स का हो चुका है शायद, एंड आई एम हैविंग क्लास ऑल्सो। सो मैं बस छोटे छोटे 2 क्वेश्चन लूँगी, ठीक है ना, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। सो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन करते हैं। The freezing point depression of 10 raised to power minus 3 molal, yes, 10 raised to power minus 3 molal KXFeCN6 नाम का कोई सॉल्यूट है, उसके लिए डेल्टा TF दिया हुआ है, is 7.44 into 10 to the power minus 3 Kelvin। तो find the value of X, KF आपको दिया हुआ है 1.86, ठीक है, फटाफट फाइंड आउट करेंगे। अब KXFeCN6 कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है, सभी को पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, सॉल्ट होता है, तोड़ेंगे उसको, कैसे तोड़ेंगे, अब सॉल्ट है, टूट रहा है, आई फैक्टर आएगा ही, एवरीवन नोज, ठीक है। सो फटाफट यहाँ पे तोड़ते हैं इसको, KXFeCN6, ये कोऑर्डिनेशन, ये एंटाइटी है, ये तो टूटेगी नहीं, ठीक है। ये क्या बना देगा, ये बना देगा X टाइम्स K पॉजिटिव प्लस FeCN6 X नेगेटिव, भाई इसका पैर इसके सर पे, इसका पैर इसके सर पे, तोड़ना आता होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर I इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 फॉर्मूला लगा दिया। अब सॉल्ट है तो इसीलिए अल्फा हो जाएगा आपका 100% और n कितना आ रहा है देखो, x प्लस यहाँ पे 1 है तो n कम्स आउट टू बी x प्लस 1। सो आई फैक्टर यहाँ से आएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1, 1 1 कैंसिल, आई फैक्टर कम्स आउट टू बी 1 प्लस एक्स, ओके, ठीक है। अब आई भी अननोन, एक्स भी अननोन, अब क्या करूँ, तो आई को फाइंड आउट करो, देखो ना डेल्टा टी एफ दिया हुआ है आपको और मोलालिटी भी दी हुई है आपको, के एफ भी दिया हुआ है आपको, देयरफॉर डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी लगा लो,
के एफ मेरे को देते हैं ये 7.44 इंटू 10⁻³ आई फैक्टर यहाँ पे रख दो 1 + x, के एफ रख दो 1.86, मोलालिटी कितनी दी है भाई 10⁻³ ये कैंसिल हो जाएगा। सो फटाफट बताएंगे जल्दी से 7.44 इक्वल टू 1 + x इंटू ये चला जाएगा 1.86, ये शायद से 4 से जाता है 1.86 शायद 4 से जाता है, कितने से जाता है देखो 4 से जाएगा, हाँ जाना तो चाहिए क्योंकि 200 के आसपास है और वो 400 के आसपास है ना। सो ये चला गया 4 इक्वल टू 1 + x, x बहुत ही प्यार से 3 आ गया। सिंपल, यही तो पता करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x कम्स आउट टू बी 3। सिंपल क्या था। अब इसमें क्रूशियल पार्ट क्या था, तो क्रूशियल पार्ट था इसका डिसोसिएशन, सॉल्ट का डिसोसिएशन। आपको सॉल्ट का डिसोसिएशन आना चाहिए, ठीक है। आपको x का रिलेशन i के साथ आना चाहिए निकालना। अगर ये आता है तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये वाली चीज के लिए आपने कोऑर्डिनेशन, आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये नहीं डिसोसिएट होगा, ठीक है। सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डील करती हूँ बस। लगे तो एक चीज हम कर सकते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं और हम अगले वीडियो में उसका आंसर डिस्कस कर लें, है ना। सो अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक यूरिया का सॉल्यूशन है इन वाटर, ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, करें ज़रूर। हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट of 100.13 degree Celsius, calculate the freezing point of this solution। इस solution का freezing point कैलकुलेट करें। बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया है, यूरिया है, आई फैक्टर 1 होगा, क्योंकि वाटर है तो वाटर में आपको के एफ पता होना चाहिए 1.86 होता है, के बी पता होना चाहिए 0.52 होता है, ठीक है। सो इसे यूज़ करें, फटाफट कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके आंसर कमेंट करें। मैं फटाफट अगले वीडियो में इसको सबसे पहले डिस्कस करूँगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल देन दिस इज ट्विंकल सोनी साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।